राधिका खेड़ा, आपका फर्स्ट रिएक्शन। पीयूष गोयल ने बोला है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि राजस्थान में परिवर्तन आने वाला है क्योंकि अशोक गहलोत ने खराब काम किया है और मोदी जी के नेतृत्व में वहां पे शासन आएगा। राधिका खेड़ा 40 सेकेंड। राधिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा होता हमारे माननीय रेल मंत्री साहब अगर उन ट्रेन के बारे में भी चर्चा कर लेते जो रोज लेट हो रही है और कैंसिल हो रही है। नई नई ट्रेन तो शुरू कर दी, पर जो ट्रेनें चलती थी हर रोज 2 से 3 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, आप जाके देखिए, कभी रेलवे स्टेशन जाइएगा अपनी कैमरा टीम को भेज के, किसी भी स्टेट में रोज ट्रेन लेट हो रही है या ट्रेन कैंसिल हो रही है। तो पहले वो अपना जो उनके पास कार्यभार है उसको तो संभाले। और रही बात राजस्थान की, जी, जिन लोगों से अपना घर ही नहीं संभल रहा उनको दूसरों के घर में आके ताक झांक नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में राजस्थान की सरकार जिस तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस लेकर आई है, 25 लाख रुपए तक लोगों को अपनी मेडिकल के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 500 रुपए का सिलेंडर, पूरे देश में जब हाहाकार मच रखा है सिलेंडर के नाम पर, तो राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। इतनी स्कीम्स, और हेल्थ को लेकर किस तरीके से भिलवाड़ा का कोरोना मॉडल फेमस है वो सब जानते हैं, वहां की स्कूल भी है वो भी नंबर 1 पे है। तो ये जितना कहना चाहते हैं, अभी अभी इनको पछाड़ पड़ी है कर्नाटक में 40% कमीशन बड़ी बड़ी मूर्ति गिन के, तो इनको नहीं आंधी आई और मूर्ति गिर गई, आंधी आई और मूर्ति आंधी आई, एक तूफान आया, एक तूफान आया और तूफान में मूर्ति गिर गई, उसको आप अच्छा ठीक है। गौरव भाटिया जवाब ले लेते हैं। ऐसी तूफान आएगा, जनता के वोटों का सैलाब आएगा, मोदी सरकार भी उड़ने वाली है 2024 में। चलिए मैं उत्तर दे दूं? हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बताता हूं राजस्थान में इनका सुपड़ा क्यों साफ होगा। हम देख ही रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट में आपस में ही द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को वही खत्म कर देंगे। लेकिन 3-4 आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण है। अश्विनी जी ने भी अभी अपनी बात कही, उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे सीआरपी डेटा मेरे पास है, आखिरी जो आया था 2021 का, 6337 और रेप का क्राइम रेट है 16.4 जी। अगर उत्तर प्रदेश से इसकी तुलना करें वहां 2.6, मतलब करीब 7 गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि एक जगह कानून का राज है, एक जगह जंगल राज है। दूसरा, सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा पूरे भारत में कहां है? राजस्थान, श्री गंगानगर। महंगाई की बात करेंगे ये लोग, सबसे महंगा पेट्रोल तो आप बेच रहे हो वैट लगा के। गौरव भाटिया, एक तरफ मोदी सरकार के 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसका गुणगान हो रहा है, दूसरी तरफ पहलवान सड़कों पे हैं, वो अपने मेडल गंगा में बहा रहे हैं। देखिए, आपने चर्चा का विषय जो मोदी सरकार के 9 साल हैं वो रखा था, तो मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी सम्मानित नेता हैं और भारत ने जिस तरह से 9 साल में प्रगति करी है ये सबने देखा है, और इसीलिए जनता मोदी जी को आशीर्वाद देती है। और अब मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये मत भूलिएगा कि अभी एक दिन पहले ही हमने देखा कैसे लोकतंत्र के मंदिर को एक नए मंदिर इमारत मिली, पार्लियामेंट हाउस। यह 75 साल में कोई और नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी सत्य है, अनुच्छेद 370 जो अस्थाई था, स्थाई जिसको कहा जाता है टेम्पररी, वो टेम्पररी शब्द कोई नहीं हटा पाया, और हटाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी तो नरेंद्र मोदी जी ने करी। और हमने देखा किस तरह से जीएसटी का सपना कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, पूरा करा नरेंद्र मोदी जी ने। अब आप एक और चीज देखिए, 21 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन कोई दाग नहीं लगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। 3 व्यक्ति गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जो हर दिवाली सेना वाली सरहद पे जवानों के साथ बिताते हैं क्योंकि परिवार मानते हैं। दूसरी तरफ वो है हर दिवाली दलाली वाली। राफेल 9 साल तक करार करा, लेकिन एके एंटनी ने कहा कि हमारे पास रुपए नहीं है। और लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, गौरव भाटिया आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क को दिया 1.5 मिनट, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 10 नंबरी सरकार हो गई है ये। अब जवाब दीजिए, 30 सेकंड। गौरव,
देखिए, ऐसा है कि वो एक कहावत है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो मुलायम सिंह यादव जी तो श्रद्धेय हैं, वो तो नंबरी थे नहीं। तो ऐसा क्यों है कि बेटा 10 नंबरी वाली बात कर रहा है? और मत भूलिएगा कि अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री हैं रहे कि जिनके लिए कहा जाता था अमीर जी 5.5 मुख्यमंत्री और आधा कौन? तो आधा अखिलेश यादव थे। आजम खान अगर पैर रख देते थे धरती पर तो इतना दबाव बन जाता था कि आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जमीन में घुस जाते थे। और आप याद करिए किस तरह से सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी चुराई। तो कौन है 10 नंबरी? 10 नंबरी तो अखिलेश यादव हुए और उनकी सरकार को 420 सरकार बताते थे। जवाब लेते क्योंकि रिवर फ्रंट घोटाला हुआ उनके समय में, किसानों की जमीन हड़पी गई उनके समय में। तो ऐसे 420 जो करते हैं व्यक्ति, वो क्या 10 नंबरी बोल रहे हैं? दुनिया कह रही है आप ही 10 नंबरी हो। आपने तो अपने पिताजी को ठग लिया, उनको ही कुर्सी से हटा दिया। अनुराग भदौरिया, देखिए, क्यों लग रही है आपको ये सरकार 10 नंबरी? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए तो पूरे किए नहीं। क्या किसान की इनकम दोगुनी हो गई? मैं पूछना चाहता हूं। और जैसे ही आपने पूछा कि जो हमारे देश की गौरव महिलाएं हैं वो मेडल बहा रही है, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, इस पे तो बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे बात नहीं करना चाहते हम। जरा ये बात करते हैं कि हमने नया पार्लियामेंट भवन बनाया लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उससे उद्घाटन हमने नहीं करवाई। पेंशन की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो ना। पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल करते? उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसकी बात नहीं करेंगे। फिर कभी कभी एक दिन इनकी जो व्यक्तिगत टिप्पणी की आदत है, एक दिन मैं आपकी डिबेट में था, मैं सोफे पे बैठ बदलने की आदत है ना प्रभु, हमारी बदलने की आदत नहीं है। हम वो हंस हैं जो सूखे तालाब के किनारे बैठे बैठे फना हो जाएंगे लेकिन तालाब नहीं बदलेंगे, ये याद रखिए। लेकिन याद रखिए कि हम किसी से व्यक्तिगत हमला कभी करते नहीं। आपने किया था इसलिए मैंने आपको जवाब दिया कि हम ना सोफा बदलते हैं, ना दल बदलते हैं, ना ईमान बदलते हैं, ना मन बदलते हैं। हम अगर समाजवादी हैं, तन मन से समाजवादी हैं, सत्ता आए या ना आए, सत्ता में रहे या नहीं रहे, हम समाजवादी हैं। क्योंकि मेरी विचारधारा समाजवादी है, क्योंकि हम सत्ता के लालच में नहीं रहते हैं। तीसरी बात, जहां तक आपने 9 साल की बात की तो मैं इनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं, ये बता दीजिए कि बड़ी लंबी लंबी बात काला धन लाने की बात थी, आप क्या काला धन आ गया क्या? उसके एवज में नोटबंदी की गई थी, क्या आतंकवाद भी खत्म हो गया? क्या हो गया क्या आतंकवाद? क्या आप बताइए, बेरोजगारी आपने बोला था महंगाई बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी, हो गई क्या? डीजल पेट्रोल 35 रुपए हो गया क्या? वो तो 100 के पार चला गया। इसके बारे में तो आप नहीं, इस पे तो आप बात करेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बोला था कि हम हर घर के ऊपर छत होगी, हर व्यक्ति के ऊपर छत होगी। अब वो छत चली गई 1947 में, अब 2047 में होगी जाके। आपने हर प्लान को आगे बढ़ा दिया। जनता आप सोच रही थी अब नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे। भारत ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफ पार्लियामेंट का नहीं, एक तरफ नए भवन का उद्घाटन होगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी सम्मानित है, रहेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं। अनुराग, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क लगभग 1.5 मिनट का दिया। सम्मान है, गर्व भी है कि हमारे प्रधानमंत्री। अब शांति। लेकिन भवन का आपने तो पिछली डिबेट का भी इसको सेटल करने की कोशिश। अनुराग होल्ड ऑन। लेकिन गौरव भाटिया, एक परसेप्शन की बात होती है। क्या आपको लगता नहीं है जो रेसलर्स इस समय कर रहे हैं वो परसेप्शन लॉस है भारतीय जनता पार्टी के शासन के लिए? गंगा में बहा रहे हैं वो अपने मेडल्स, कैसे बच पाइएगा इन सब चीजों से गौरव भाटिया? अमीर जी, देखिए, आपके प्रश्न का मैं उत्तर बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे विनती करूंगा। कम से कम वो पार्टी के प्रवक्ता जिनके अध्यक्ष ने कहा था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार तो छोटी सी घटना होती है, वो यहाँ पे ज्ञान ना बांटे। और कांग्रेस की प्रवक्ता भी यहाँ बैठी हैं, इनके तो सोशल मीडिया और मीडिया डिपार्टमेंट में ही महिलाओं के साथ गलत हो जाता है और उनको क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी दे देती है। और अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कहां पे हैं आपको मालूम है? राजस्थान में। और उसके बाद अशोक गहलोत कहते हैं ये छोटा रेप है, झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो रेसलर्स हैं और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान किसी ने किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और सम्मान किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है।
कानून सबके लिए एक होता है। अभी जी आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है एफआईआर लिखी जाए, वो लिखी गई, जांच चल रही है और किसी भी जांच पे टिप्पणी करना एक प्रवक्ता का अधिकार नहीं है। और एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको एक बात और बता दूं। अब मैं आपसे एक बड़े गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से हमारे देश के पदक वीर पहलवान धरने पर है। विवाद इतना बढ़ गया है कि आज ये लोग अपने मेडल्स गंगा में विसर्जित करने के लिए पहुंच गए। हालांकि अब इन्होंने ये फैसला वापस ले लिया है, लेकिन क्या ये वाकई जरूरी था कि खून पसीने से अर्जित किए गए ये मेडल्स जो देश की आन बान और शान है, देश का अभिमान है, उन्हें गंगा जी में विसर्जित करने का फैसला लिया जाए? यहां यह भी ध्यान रख करने की बात है कि पहलवानों ने ये जो मेडल हासिल किए हैं, इसमें देश का और देशवासियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। यानी आपका योगदान है, देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। उससे ही इन खिलाड़ियों को वो तमाम सुविधाएं हासिल होती हैं जिससे ये बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन पदकवीर पहलवानों को ऐसे किसी भी कदम से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। यह भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि विवाद आखिर है क्या, ये कहां से आया और कैसे शुरू हो गया। बात शुरू होती है 18 जनवरी 2023 से, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 7 महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपों पर तुरंत एक्शन दिखाते हुए खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस तक भेजा। इसके बाद 19 और 20 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर डाले और खिलाड़ियों से घंटों बातचीत की। इस बैठक में खिलाड़ियों ने न्यूट्रल कमेटी बनाने को कहा, उनकी ये मांग मान ली गई। साथ ही इन खिलाड़ियों के सुझाव पर ही ये समिति में सदस्यों को शामिल किया गया। 20 जनवरी को अनुराग ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि वो सरकार के एक्शन से खुश है, ये ऑन रिकॉर्ड है। 21 जनवरी को रेस्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट खत्म भी कर दिया। 23 जनवरी को वादे के मुताबिक सरकार ने मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट कमेटी बना दी। इस कमेटी ने हर शिकायतकर्ता को सुना और वीडियो रिकॉर्डिंग तक की। इसके बाद आगे की जांच के लिए सारी चीजें दिल्ली पुलिस को सौंप दी जाती है। दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर चुकी है, लेकिन एक वक्त जो पहलवान निगरानी कमेटी की मांग कर रहे थे, दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे थे। अब कहते हैं कि उन्हें ना निगरानी कमेटी पर भरोसा है, ना ही दिल्ली की पुलिस पर भरोसा है। अब प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत अरेस्ट कर दिया जाए और सांसद समेत उन्हें तमाम पदों से बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि नवंबर 2021 में भारतीय कुश्ती महासंघ ने नियमों में जो बदलाव किए, ये पहलवान उससे बेहद नाराज है, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुके पहलवानों को भी ट्रायल्स देना होगा, जिससे देश को मेडल मिल सके, ताकि सबसे फिट पहलवानों की ही ओलंपिक में चुने जाए। बृजभूषण का आरोप है कि ओलंपिक खेल चुके पहलवान अब कोई नेशनल लेवल खेलना तक नहीं चाहते। ये खिलाड़ी ट्रायल्स के भी खिलाफ है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि कजाकिस्तान में हुए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दिनेश फोगाट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन्होंने ट्रायल्स में हिस्सा ही नहीं लिया था। यानी एग्जाम में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पास सब होना चाहते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप का आयोजन भी होना था, जिसे भारत होस्ट कर रहा था, लेकिन पहलवानों के इस विवाद के चलते यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इस चैंपियनशिप को दिल्ली से बाहर कजाकिस्तान शिफ्ट कर दिया। आरोप ये भी लग रहे हैं कि पहलवानों का मंच सियासी अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इस मंच पर बीते कुछ दिनों में कई राजनीतिक दल और नेता दिखाई दिए हैं। जो कुछ हो रहा है वो बेहद अफसोसजनक है। देश के खिलाड़ी देश का मान, सम्मान और अभिमान के प्रतीक है। इसलिए मेरी अपील है कि इस विवाद का निपटारा जो है वो जल्द से जल्द हो और समझदारी और संयम से काम लेना पड़ेगा,
क्योंकि अगर सबको अपनी गरिमा बनाए रखना है तो समझदारी और संयम बेहद बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक खिलाड़ी सिर्फ अपने बूते नहीं बनता, उस खिलाड़ी के पीछे उसके कोच की मेहनत होती है, देशवासियों की मेहनत होती है, उनका टैक्स पेयर का पैसा होता है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा तंत्र होता है जो उसकी मदद करता है। नमस्कार।